नमस्कार। प्रभात खबर के खास कार्यक्रम समय से संवाद में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 11 अप्रैल 1977 को उनका देहावसान हो गया था। तो यह कार्यक्रम उन्हीं की स्मृतियों में समर्पित होगा और हम उनकी रचनाओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं के बारे में आज हम बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे उस शख्सियत से जो रेणु जी के साथ सालों पटना में रहे और बाकी उनकी तमाम साहित्यिक गतिविधियों में एक साथ रहे। तो वहाँ उन तक पहुँचने के पहले हम बात कर लेते हैं रेणु जी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रेणु जी का जन्म अररिया के औराही हिंगना गांव में हुआ था और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने खूब भाग लिया, खुलकर भाग लिया और इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनका जो गांव है वो नेपाल के ठीक बगल में है और उन दिनों नेपाल में राजशाही के खिलाफ विद्रोह चल रहा था। वह विद्रोह में शामिल हुए और विद्रोहियों की ओर से जो नेपाल रेडियो उस वक्त चल रहा था, उसके पहले डायरेक्टर जनरल भी वो बने थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, उनका प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल 1954 में छप कर आता है और उसके बाद मैला आंचल ने एक तरह से आंचलिक जीवन को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। हालांकि उसके पहले हिंदी में प्रेमचंद और उसके बाद के कई कथाकार, समकालीन कथाकार आंचलिक जीवन को, आंचलिक कथाओं को अपने साहित्य में ला रहे थे, लेकिन मैला आंचल ने एक तरह से उसको स्थापित कर दिया और इसीलिए रेणु जी को माना जाता है कि वो आंचलिक कथाओं के शिल्पकार हैं। तो हम उन पर बात करेंगे। इसके अलावा पढ़ती परी कथा उनका चर्चित उपन्यास है। मारे गए गुलफाम, उस पर तो फिल्म ही बनी, तीसरी कसम। और उसके बाद उनके कई रिपोर्टाज, निबंध, ये सब प्रकाशित हुए और हिंदी समाज को परिष्कृत करने के लिहाज से उनके साहित्य बड़े ही काम के हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और उन पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। मारे गए गुलफाम के अलावा एक आदिम रात्रि की महक चर्चित कहानियां हैं। लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संबदिया, ये सब उनकी चर्चित कहानियां हैं। रिपोर्टाज में, जैसा कि हम सब जानते हैं, पटना के बाढ़ को लेकर और अकाल को लेकर उनकी रिपोर्ट तब की पत्रिकाओं में, हिंदी की पत्रिकाओं में खूब छपी और खूब पढ़ी भी गई। तो फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन के बारे में, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में, उनके लेखन के बारे में हम विविध पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे खास मेहमान हैं आज हमारे स्टूडियो में राम बच्चन राय जी। आ, आ, ये रेणु जी के साथ लंबे समय तक रहे। राम बच्चन राय जी, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधान परिषद में उप सभापति हैं। हिंदी प्रगति समिति के सभापति रहे 1990 से 1999 तक। काफी लंबे समय तक वो हिंदी प्रगति समिति के सभापति रहे। 2000 से 2003 तक पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। साहित्य अकादमी परिषद के, सामान्य परिषद के सदस्य रहे 2003 से 7 तक और 13 से 17 तक। इनकी प्रकाशित किताबें कई हैं। ताकि कविताओं का एक संग्रह है। अपने लोगों के बारे में, यह भी कविताओं का संग्रह है। जिंदा होने का सबूत, रोशनी और आग, नई कविता के भावबोध, ये आलोचना है। नई कविता का उद्भव और विकास, ये भी आलोचना है। रेणु संस्मरण और श्रद्धांजलि, ये संपादित इनकी किताब है। बिहार का आदमी कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत सरकार ने पिछले सालों में भारत रत्न से सम्मानित किया था, तो उन पर संपादित किताब राम बच्चन बाबू की है। राम वृक्ष बेनीपुरी पर खास निबंध, और यह निबंध साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ था। तो
मैं हूं अजय कुमार और इस कार्यक्रम में हम प्रोफेसर रामबच्चन राय जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद अजय बाबू। रेणु जी के बारे में हमने जैसा कि जिक्र किया, सबसे पहले सवाल तो मेरा ये है कि रेणु जी से परिचय कैसे हुआ था आपका? क्योंकि आप सिवान के और यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, तो और वो फारबिसगंज और अररिया के। बिल्कुल अजय बाबू, ये महज संयोग नहीं है। मैं तो पटना विश्वविद्यालय का ही विद्यार्थी रहा। 1961 से पटना कॉलेज में पढ़ता था और उन दिनों ही रेणु जी के प्रति एक आकर्षण था, क्योंकि उनकी पुस्तकें पढ़ी थी हमने। हिंदी ऑनर्स का छात्र था मैं पटना कॉलेज में। फिर यहीं पटना विश्वविद्यालय से ही एमए किया और संयोग कि यही मैं अध्यापक भी हो गया। तो पटना में लगातार रहने के कारण रेणु जी को प्रारंभ में तो आते जाते देखता था मैं, लेकिन एक संकोच कि कैसे मिलूं उनसे, क्या बातचीत करूंगा। और ये संकोच उस समय टूटा जब अज्ञेय जी पटना आए हुए थे। अच्छा। और रेणु जी के यहाँ ठहरे हुए थे। उस समय दिनमान के वो संपादक थे और वो जो आज झारखंड है, वहाँ झारखंड क्षेत्र में अकाल पड़ा था। तो दिनमान के लिए एक सर्वेक्षण करना था उनको अकाल प्रभावित क्षेत्रों का। उसी सिलसिले में रेणु जी उनके साथ गए थे। तो आने से पहले सूचना दी थी अज्ञेय जी ने कि मैं पटना आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात हुई। इसके पहले मेरा पत्राचार होता था उनसे, क्योंकि एमए के अंतिम वर्ष में हम लोग को एक डिसर्टेशन लिखना पड़ता था, एक लघु शोध प्रबंध। जी जी। तो नई कविता भी मैंने विषय रखा था और उसी सिलसिले में अज्ञेय जी से पत्राचार किया था। अच्छा। तो संयोग ऐसा कि जब मैं मिलने आया, रेणु जी के यहाँ ठहरे हुए थे, तो पहली बार रेणु जी एक झिझक समाप्त हुई कि हाँ मैं कैसे मिलूंगा उनसे। मैं पाठक तो था ही उनका, लेकिन देखता भी था, लेकिन कोई अवसर ऐसा नहीं था कि मैं खुद मिलूं और उनसे बात करूं। ये झिझक खत्म हो गई अज्ञेय जी के वहां रहने से, और फिर दोनों से बातचीत हुई, धीरे धीरे निकटता उनसे बढ़ गई। उनकी दिनचर्या भी थी कि वो प्रतिदिन यहाँ इंडिया कॉफी हाउस था जी, न्यू डाक बंगला रोड में, चौराहे के पास। तो जाते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं उनका मुरीद बन गया जी। उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से, उनकी सादगी से, और एक आभा मंडल जो उनके साथ था, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका व्यवहार, लेखकों के साथ मिलना जुलना, और नए लेखकों को प्रोत्साहित भी करते थे। ये उनमें बड़ी खासियत थी कि नए लेखक जो पटना के थे, उनके प्रति उनमें खास एक अनुराग था, मिलना जुलना। तो मैं आने जाने लगा उनके यहाँ, और फिर उनके साथ कॉफ़ी हाउस जाने लगा। फिर पटना विश्वविद्यालय में ही अध्यापक मैं हो गया, कहीं बाहर नहीं गया। अब पटना का आकर्षण एक रेणु जी के कारण भी हो सकता है। ऐसा बना कि कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि कहीं बाहर किसी दूसरे शहर में जाकर मैं नौकरी करूंगा, मैं अध्यापन करूंगा कहीं किसी और शहर में। तो मैं गया नहीं कहीं। संयोग ही रहे कि पटना विश्वविद्यालय में मुझे अध्यापन करना पड़ा। और तब एक रूटीन सी बन गई कि प्रतिदिन शाम में मैं उनके यहाँ पहुँचता था। आप राजेंद्र नगर जाते थे जी। और दोनों व्यक्ति रिक्शे से सवार बिल्कुल बैठ करके आप कॉफी हाउस आते थे। तो रास्ते में राजेंद्र नगर और कॉफी हाउस के बीच की जो दूरी है, तो आप में क्या बात होती थी? वो क्या आपसे गुफ्तगू किया करते थे? एक तो उनके मन में ये रहता था कि नए लोग क्या लिख पढ़ रहे हैं, तो उस बारे में भी पूछते थे कि क्या लिखा जा रहा है, और जो युवा लोग हैं क्या लिख रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां देता था। फिर अपने बारे में, और उस समय जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, वो सारे प्रसंग सुनाते थे। यानी ये कोई राजेंद्र नगर से डाकबंगला चौराहे की 3-4 किलोमीटर की दूरी इस बातचीत में कटती थी। और फिर हम लोग कॉफ़ी हाउस आ जाते थे, बैठते थे,
और वो रिक्शा लगा रहता था। अच्छा फिर वही रिक्शा लेकर हम लोग राजेंद्र नगर जाता था। अच्छा तो और कॉफी हाउस में भी अब सभी लोग, एक ऐसा बन गया था कि एक खास कोना था जो रेणु कॉर्नर के नाम से जाना जाता था कॉफी हाउस में। वहीं हम लोग बैठते ही थे। ये कब की बात होगी? ये मेरा ख्याल है कि ये बिहार आंदोलन शुरू होने से पहले, 74 से पहले, 1974 से पहले। ये 72 वगैरह से आप समझ लें कि 72-73 से लगातार ये। और ये दिनचर्या थी। शाम 6 बजते बजते वो तैयार होते थे। बल्कि कभी कभी मुझे कुछ देर होती थी तो खिड़की पर खड़े होकर देखते थे रास्ते पर, और देखता कि मैं बाल, लंबे लंबे बाल थे उनके, बाल में कंघी कर रहे हैं और खिड़की से देख भी रहे हैं कि मेरा रिक्शा पहुंचा कि नहीं। जी। अब हम आते हैं उनके साहित्य को लेकर कि रेणु जी के साहित्य में जो आंचलिकता की खास पहचान है वह आज के साहित्य में आपको कितनी जीवित लगती है? क्या आज के लेखक उस परंपरा को आगे ले जा पा रहे हैं? देखिए, परंपरा तो विकसित होती रहती है जी। उसका रूप परिवर्तन होता है, हूबहू परंपरा उसी रूप में नहीं चलती है जी। अब रेणु जी की जो आंचलिकता है, उनकी भाषा, शैली, उनके चरित्र, पात्र तो उसी रूप में हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जो धारा है आंचलिकता की, यानी एक गांव के प्रति, समाज के प्रति, कृषि संस्कृति के प्रति एक लगाव, झुकाव, वो धारा तो आगे भी चलती रही है। हाँ, रेणु का अनुकरण हूबहू किया गया ऐसा संभव नहीं था। प्रयास हुए भी रेणु की नकल करने की, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन वो धारा चलती रही आंचलिकता की। अब बहुत सारे लिखे रेणु के ही समकालीन थे, राही मासूम रजा, आधा गांव उनका है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की वो भाषा, चरित्र उसी तरह के हैं। लेकिन रेणु में जो एक खास तरह की मिट्टी से जो मोह है, रेणु में कहीं वो बनावटीपन नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि उनके जो पात्र हैं वो गढ़े गए पात्र हैं, बल्कि वो जीवन स्वाभाविक जीवंत पात्र हैं, और उनके बीच रेणु घुले मिले हैं। जी। तो ऐसा कम हुआ क्योंकि बंबई में रहकर राही मासूम रजा अपने गांव को जिस तरह जी रहे थे, तो वो ऐसा जीना रेणु का नहीं है। जी। है ना, लिखा था, लेकिन परिवेश अलग अलग, उनका अलग अपने अनुभव को, बचपन का और युवा अवस्था का जो उनका चित्र अनुभव है वो उसमें वर्णन करते हैं। लेकिन रेणु तो आजीवन गांव और शहर दोनों से समान रूप से जुड़े हुए हैं। गांव में जब धान की रोपनी होती थी तो खेती करने के लिए भी जाते थे, गांव में रहते थे, अपने सामने खेती करवाते थे। तो उन किसानों के बीच, उन मजदूरों के बीच, काम करते हुए लोगों के बीच रहते थे। और इसलिए ग्रामीण परिवेश जो है वो कहीं उसमें बनावटीपन नहीं है, वो रेणु की सहजता है, और पूरा अंचल जीवंत हो उठा है। इसीलिए कि एक बिल्कुल सजीव अनुभव उनके साथ चलता रहता है लगातार कहानी के भीतर। जी। इसलिए बहुत स्वाभाविक है उनका। तो जैसे महिला अंचल की ही बात करें, उसके जो पात्र हैं उसमें राजनीति भी है, उसमें जीवन भी है, गांव का जीवन भी है, तकलीफ भी है और खुशी भी है, तमाम तरह की जो चीजें हैं इसके पात्र। क्या इसको लेकर कभी चर्चा हुई? क्या काफी चर्चा हुई है। अच्छा, काफी चर्चा हुई है। और जैसे पूरी राजनीति है। हाँ, उस जमाने की एकदम बिल्कुल। और किस तरह से ये एक महिला आंचल को आप सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास ये कह सकते हैं। बल्कि कई जो समाजशास्त्र के विद्वान रहे हैं उन्होंने कहा है कि महिला आंचल का तो समाजशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। राजनीति के पंडितों ने कहा कि भाई ये राजनीति की नब जो उन्होंने उस दौर में पकड़ ली थी, जो आज देखा जा रहा है कि किस तरह राजनीतिक दलों में आपस में मतभेद, या पहली बार रेणु ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी स्थान दिया अपने उपन्यास में। राजनीतिक कार्यकर्ता हर दल में उपेक्षित थे, हाशिए पर थे। लेकिन
ये कालीचरण जैसे पात्र का सृजन करके रेणु ने दिखाया जी, कि क्या स्थिति होती है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की। जी, बालदेव जैसे लोग हैं, जी, गांधीवादी हैं, जी, तो ये किस तरह से जो बिल्कुल राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे नेताओं के आगे वो पीछे छूटते चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। उनकी क्या पीड़ा है, उनके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, इसको पहली बार अगर किसी हिंदी उपन्यास में चित्रित किया तो रेणु ने चित्रित किया, क्योंकि स्वयं उन्होंने अपना जीवन राजनीति से शुरू किया था। जी, समाजवादी राजनीति से वो जुड़े हुए थे, और बल्कि जेल यात्रा जो हुई उनकी आज़ादी की लड़ाई में, 42 के आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए थे और भागलपुर सेंट्रल जेल में रखे गए थे। जी, जी, तो उस समय बहुत सारे नेता जो बिहार के आज़ादी के बाद जो यहाँ मंत्री बने, बड़े नेता बने, जी, उस जेल में थे, और रेणु बहुत कम उम्र के युवा थे जो भागलपुर जेल में थे। बंद थे। तो उनका वो अनुभव जो था वो कहीं ना कहीं बाद में कथा का रूप लेता गया, और महिला आंचल में वो सब कुछ व्यक्त है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में आम आदमी की जिंदगी का जो चित्रण है, क्या आज के समाज में वो संवेदनशीलता और दृष्टिकोण आपको लगता है कि बचा हुआ है? समय के साथ तो जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं, परिवेश बदलता है, स्थान बदलता है, स्थान तो वही रहता है लेकिन परिवेश धीरे धीरे बदलता है, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदना वो रहती है। अब उनकी कहानी एक ठेस कहानी है, देख लीजिए। जी, तो ठेस एक ग्रामीण कलाकार को लेकर लिखी गई कहानी है ना। वो शीतल पाटी बुनता है और बहुत कसीदाकारी करता है उसमें। गांव की औरतें अपने यहाँ बुलाती हैं सिरचन को, जी, और वो खाना खिलाती हैं, पान खिलाती हैं। वो थोड़ा खान पान में बहुत वो रुचि रखने वाला व्यक्ति है कलाकार। तो एक दिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जिस घर में वो एक शीतल पाटी बुन रहा है, तो वहाँ बल्कि बीच बीच में चाय भी मांगता है, और औरतें बहुत आंगन में उनको उसको बैठा कर करती हैं। एक दिन घर की जो बड़ी बहू है या वो कुछ ताना दे देती है कि अरे ये तो पेट पालने वाले हैं, काम कम करते हैं, बात ज़्यादा करते हैं। तो कलाकार में एक आदत होती है स्वाभाविक, सबसे बातचीत करते रहते हैं। तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी उपेक्षा हो गई। तो शीतल पाटी वो उसकी बनी हुई आधी बनी हुई है, और बेटी की विदाई होनी है उस घर में, उसको उसी को देना है, इसी के लिए वो तैयार कर रहा है। तो छोड़कर चला जाता है। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो रूठ कर चला गया, अब नहीं आ गया। कन्या जिसका विवाह हुआ है और विदाई होने वाली, उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि भाई वो तो मैंने तो कह दिया था ससुराल वालों से कि शीतल पाटी आएगी, वो कलाकार बहुत बढ़िया से तैयार होती है हमारे गांव में, नहीं। लेकिन वो जब विदा होती है तो वो जो कलाकार है सिरचन, वो खुद तैयार करके वो शीतल पाटी ले जाता है और स्टेशन पर जाकर उसके हाथ में सौंपता है कि लो ये हमारी तरफ से। घर वालों को पता नहीं है जी, उन लोगों ने तो समझा कि इसने छोड़ दिया गुस्से में, लेकिन उसके मन में कहीं बैठा था कि मेरी कला की कद्र होगी वहां जहां ससुराल में जाएगी। इस लड़की के मन में भी कि आस बनी हुई है कि ये शीतल पाटी मुझे मिलेगी, और इसको कहीं से वो अन्यथा नहीं लेता, अपने खर्चे से अपनी मेहनत से तैयार करके जाकर वो देता है और वो प्रसन्न हो जाती है। तो एक कलाकार जो ताने को, सामाजिक ताने को बुरा नहीं मानता, उसके भीतर वो करुणा है, वो प्रेम है, वो भाव है कि ठेस उसको लगती है कि उसकी उपेक्षा हो गई, लेकिन इस अपनी वैयक्तिक ठेस को, वैयक्तिक अपमान को किनारे रखकर अपनी कला को प्राथमिकता देता है। आज भी जो कई कलाकार हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन सृजन के प्रति उनका अनुराग वैसा ही है जैसा सिरचन का है। जी, जी। इसलिए वो चेतना तो रहती है बरकरार समाज में। आज हैं लोग उपेक्षित हैं, जिन्हें सरकारी सम्मान नहीं मिलता है, जिन्हें कोई ओहदा नहीं मिलता है, लेकिन अपनी कला में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो वो अपने चरित्र के माध्यम, अपने पात्र के माध्यम से रेणु ने जो प्रेरणा दी कि ठेस कहानी में, ठेस कहानी का जो
सृजन है जी वो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं है और मौजूद है। कला सृजन में लगा हुआ है। तो नीलांचल तो पहले आ गया था जी, उपन्यास, जी, उसके बाद आप संपर्क में आए और हम्म, तमाम तरह की जी, आप लोगों के प्रति स्नेह और हम्म, ये सब हुआ। तो लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस खास उपन्यास के बारे में, हम्म, खास चरित्र के बारे में जी क्या कभी चर्चा हो रही थी कॉफी हाउस हाँ, खूब में या खूब कभी बैठकी खूब के दौरान? खूब चर्चा हुई। जैसे एक क्या? तो मजेदार घटना उन्होंने सुनाई जी कि मैवांचल लिखना उन्होंने शुरू किया। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो बीमार होकर लौटे थे भागलपुर जेल से, जी और उस समय उन खून की उल्टी हो रही थी जब वो आए तो भर्ती हुए थे यहाँ। जी और उस समय इतनी प्रताड़ना हुई थी, बल्कि जब गिरफ्तारी उनकी हुई तो अंग्रेज सिपाहियों ने पैर से कुचला था, उनको मारा था, तो कहीं ना कहीं भीतर वो जख्म सब था और टीबी भी हो गई उनको ओहो उस जी समय। तो यहाँ वो भर्ती हुए थे। रेणु जी ने बताया था कि जब अस्पताल में वो भर्ती थे तो एक रात सपना उनको आया कि एक आदमी मेरे सिरहाने बैठा है और वो कह रहा है कि क्या तुम मेरी कथा नहीं लिखोगे। और ये वो आदमी है सपने में जिसकी एक झूठ कहानी उन्होंने जेल में सुनाई थी। अच्छा भागलपुर जेल में जी जितने राजनीतिक बंदी थे उनके बीच एक समझौता था आपस में कि रोज शाम में गोष्ठी होती थी, जी और गोष्ठी में लोग बैठते थे, कोई अपना संस्मरण सुनाता था, कोई अपने जीवन का कोई किस्सा सुनाता था, कोई गायक है तो गीत गाता था। इस तरह अलग अलग लोग कुछ चर्चा करते थे और सबकी बारी थी कि आपको अमुक दिन सुनाना है। तो रेणु की जिस दिन बारी थी सबसे पहले तो उन्होंने एक कविता सुनाई थी। उसी जेल में सतीनाथ भादुड़ी भी थे अच्छा अच्छा जिनको ये अपना गुरु मानते थे एक तरह जी से, जी जी रेणु जी। हम्म, और वो पूर्णिया में वकील परिवार से थे सतीनाथ भादुड़ी। जी बाद में चूंकि इनके पिताजी जमीन जायदाद के मुकदमे भी लड़ते थे, पूर्णिया ही जाना पड़ता था, जी तो सतीनाथ भादुड़ी से परिचय था पहले से। हम्म। तो पहली गोष्ठी में तो गप गोष्ठी समझ लीजिए, इन्होंने एक कविता सुनाई थी अच्छा जो गांधी जी और कस्तूरबा की प्रेम कथा उस कविता में थी। अच्छा हाँ, तो कविता जो सुनाई तो जेल में जो पुराने कांग्रेसी लोग थे जो बंद थे उनको पसंद नहीं आई। अच्छा तो धीरे से उनको अपने पास बुलाकर भादुड़ी जी ने कहा रेणु तुम कविताएं मत लिखो, कहानियां लिखा करो। अच्छा तो अब इसके बाद अगली बारी जो उनकी आई, ये सब बताया था हमको जी उन्होंने जी जी कि अगली जब बारी आई तो उन्होंने सोचते सोचते कहा कि ठीक है, एक भूत कथा उन्होंने सुनाई। अच्छा और उस जेल में और इनके एक मित्र थे पूर्णिया के ही, देवनाथ राय, जी अच्छे खासे जमीन जायदाद के मालिक थे, छोटे जमींदार थे वो, जी देवनाथ राय। 77 में एमएलए हुए थे वो अच्छा देवनाथ राय, जी जनता पार्टी से। अच्छा अच्छा तो ये थे, तो वो कान के बहरे थे, कम सुनाई पड़ता था उनको। उनको उन्होंने समझा दिया कि मैं एक कहानी सुनाऊंगा और सुनाते सुनाते बीच में आपसे समर्थन मांग कहूंगा कि ठीक है ना आप, तो आप सिर हिलाइएगा। हाँ, हाँ, बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा कि ठीक है ना, जी जी आप है ना गवाह, तो ऐसे सिर हुए। हाँ, तो सबों पर प्रभाव पड़ता था उसका कि सही घटना है। हम्म, और घटना क्या थी कि कहानी उन्होंने जोड़ दी थी भूत की। अच्छा कहा कि भाई ये हमारे जो मित्र हैं देवनाथ बाबू, जी इन्हीं के घर में उजाड़े के दिन थे, ये बड़े दिन की छुट्टी हुई थी, स्कूल से हम लोग गए अच्छा इनके यहाँ। जी तो इनके घर पर गए तो मालूम हुआ कि नहीं ये तो कामत पर है। हाँ, तो पूर्णिया जिला में जो बड़े किसान होते थे उनका कामत होता था, खेत के पास ही कोई घर बना रहता था जी जहाँ खेती बाड़ी करते थे, रहते थे, उसमें खाने पीने का इंतजाम वही रहता था। तो कामत वहां से कोई 4-5 कोस पर था, दूसरा गांव, दूसरे गांव में जमीन थी जहाँ वो घर बना हुआ था। वहां हम लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे, उनकी बैलगाड़ी से गए, पहुंचे वहां तो शाम हो रही थी, शाम हो रही थी, अजाड़े का दिन। तो
देखा कि एक अलाव जल रहा है, हाँ, घूरा जो होता था, अलाव जल रहा है। तो हम लोग 4-5 मित्र थे, जाकर बैठे कि वहाँ पहुंचे। वहाँ देखा कि एक नौजवान वहाँ उस अलाव के पास है, एक बड़ा सुंदर नौजवान, गोरा चिट्ठा, पैंट शर्ट में, व्हाइट कमीज, व्हाइट पैंट, वो बैठा हुआ था। तो हमने पूछा कि देवनाथ जी से मिलना है। अच्छा, देवनाथ जी से मिलना है, आप लोग आए हैं, बैठिए बैठिए। बाजार गए हैं, हटिया लगती है वहाँ, जी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जी। तो हम लोग बैठ गए, आपस में गपशप करने लगे। कोई घंटा 1.5 घंटे के बाद एक बैलगाड़ी की घंटी बजी कि वो गाड़ी आ रही है। वो नौजवान बैठा था, गपशप हम लोगों से कर रहा था, कहाँ से आए हो, कहाँ पढ़ते हैं, सब हो रहा था। जब वो बैलगाड़ी नजदीक आने वाली थी तो कहा कि देखिए देवनाथ साहब आ ही गए, वो गाड़ी उनकी आ रही है। और वहां से उठा और कहीं चला गया। तो हम लोग आए तो देखते कि वो नौजवान है नहीं, कहीं निकल गया। तो आए, आज बीच बीच में उनसे कहते थे कि सही बात है ना, सही बात है ना। हाँ, कहते हाँ, ऐसे ही जाते थे। कहा कि इसके बाद हम लोग कहा, उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने खबर नहीं की थी पहले से, मैं तो बाजार गया था, कुछ सामान वामान लेना था, नमक तेल ये सब लेकर आया, तो आप लोगों को तो बहुत परेशानी हुई। कहा कि नहीं नहीं, हम लोग तो आपस में गपशप कर रहे थे, और एक नौजवान जो बैठा था यहाँ, उसी ने बताया कि आप बाजार गए, थोड़ी देर में आएंगे। तो आ ही गए। तो ये कौन था? कहा कि अरे कहीं तो था, वहां गया था। अब देखते हैं हम लोग ने आसपास देखा, कहीं था ही नहीं वो। तो कहा कि कौन था? फिर हाँ, ये कहाँ चला गया? वो अभी तो बैठा था, हम लोग से बातचीत कर रहा था। तो कहा अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, वो नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पता नहीं, छोड़िए, वो आएगा नहीं। क्या 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 कुछ पूछ रहा था, क्या कोई तकलीफ है आप लोगों को? तो नहीं नहीं, वो तो बातचीत कर रहा था सब आप लोगों के बारे में। कहा कि बहुत अच्छे आदमी है देवनाथ लोग। तो कहा कि नहीं, वो आएगा नहीं। तो क्यों नहीं आएगा? कहा कि छोड़िए इस प्रसंग को। कहा नहीं, कुछ तो बताइए। कहा कि नहीं, वो अब नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, माने वो काल्पनिक पात्र था, वो नहीं है दुनिया में। मैं क्या? तो हाँ, वो एक नौजवान था, डॉक्टर था यहीं इस गांव में, बगल के गांव में, एक जमींदार थे वहां, उन्हीं की बेटी से प्रेम करता था वो। अच्छा। और वो विजातीय उस संबंध उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लड़की चाहती थी शादी करना, और घर वालों ने इनकार कर दिया। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा। वही कभी कभी आता है, हाँ। लेकिन किसी को नुकसान कुछ नहीं पहुंचाता। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कहा कि साहब अब इसके बाद तो हम लोगों को जाड़े में भी पसीना छूटने लगा। अच्छा। क्या नहीं, थोड़ी देर पहले हम लोग भूत से बात कर रहे थे। कहा कि नहीं, अच्छा लड़का है, प्रशांत नाम था उसका, जिसका जिक्र उन्होंने किया है उसमें, वही पात्र है, उस पात्र में, हाँ, महिला अंचल में, में डॉक्टर जो है। कहा कि नहीं, बहुत अच्छा लड़का था, किसी का नुकसान कुछ नहीं करता है, आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। फिर रेणु जी ने उनको कहा कि सही है ना, तो फिर सीधे हिलाया। उनको तो कुछ नहीं, क्या कथाएं सुना रहे हैं। बहुत बहुत ही रोचक, बहुत ही रोचक। और हम समझते हैं कि ये सब प्रसंग कहीं आया नहीं है उस तरह से, न कहीं। तो अब ये जो बीमार पड़े 42 जब आकर, तो इनको लगा सपने में कहीं ना कहीं मन में तो घुमता ही रहता होगा। तो जैसे वो नौजवान बैठा हुआ इनके पास सिरहाने, कहता है क्या आप मेरी कथा नहीं लिखिएगा? मैंने वो प्रशांत जो जेल में जिसकी कल्पना इन्होंने भूत कथा के रूप में कर ली थी, वो कोई आकार ग्रहण करना चाह रहा था। इनकी जो क्रिएटिविटी थी इनके भीतर की, वो बोल रहा था, वो मैंने बार बार आ रहा था। और उसी दरमियान जब थोड़ा स्वस्थ हुए, तो लतिका जी से संबंध भी उसी दौरान हुआ था। और सब्जी बाग में उनका एक क्वार्टर था। थोड़ा ठीक होने के बाद उसी क्वार्टर में आकर रहने लगे, और वहीं उन्होंने लिखना शुरू किया। तो महिला आंचल। तो एक कहानी वहां से, एक भूत कथा से, एक काल्पनिक कथा से शुरू होती है, और जीवन में आकर के ग्रामीण जीवन में एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है, एक रचना के रूप में। महिला आंचल का ये पूरी पृष्ठभूमि आप एक तरह से कह सकते हैं। ये एक जानना चाह रहे थे कि रेणु जी अपने पात्रों और कहानियों में बहुत ही स्थानीय भाषा और मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं।
आज के हिंदी लेखन में आपको वह भाषिक विविधता किस हद तक दिख रही है, या फिर वो एक ट्रेडिशन, एक जी परंपरा, लेखन शैली जी जी की जी बात? वो हिंदी उपन्यास में तो बल्कि इस भाषा को लेकर भी विवाद हुआ था, मैलांचल को लेकर हिंदी में। जी कुछ लोगों ने तो कहा, और बहुत कल्पना जो पत्रिका निकलती थी उसमें धारावाहिक रूप में कुछ लोगों ने लिखा भी था, एक विवाद हुआ था कि कहा कुछ लोगों ने कि इसका हिंदी में अनुवाद होना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसी माने भाषा, हाँ ऐसी भाषा का हाँ इस्तेमाल है जो हाँ, हिंदी में हिंदी अनुवाद, नहीं है। हाँ हिंदी नहीं है, ये नकारने की एक दृष्टि थी और ये चला विवाद। सबसे पहले नलिन बिलोचन शर्मा, जी जो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, बाद में जी प्राध्यापक थे और हिंदी के बड़े सुधी आलोचक थे, बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने मैला आंचल की समीक्षा लिखी अच्छा और उन्होंने तो ये कहा कि अगर विश्व के 20 उपन्यासों की सूची मुझे बनानी पड़ेगी जी तो उसमें मैला आंचल को रखूंगा मैं, विश्व के। जी और नलिन बिलोचन शर्मा जैसे गंभीर अध्येता, जो अंग्रेजी उपन्यासों के भी बड़े गहरे अध्येता थे, जी उन्होंने जब कहा तो लोगों का ध्यान गया कि भाई क्या बात है। और तब धीरे 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 मैला आंचल का विस्तार होता गया, उस पर चर्चा होने लगी। नहीं तो भाषा पर भी लोगों ने सवाल उठाया था। जी वो भाषा बहुत ही स्वाभाविक, मुझे स्मरण है कि लोथार लुत्से आए थे जर्मनी से, वो हिंदी के अध्यापक थे हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में, जी और हम और रेणु जी दोनों गए थे एयरपोर्ट उनको लेने के लिए। उन्हें पत्र लिखा था पहले ही। जी हाइडेलबर्ग में मैला आंचल को का अनुवाद जर्मन भाषा में भी किया था और उनको कहीं कोई कठिनाई नहीं थी। मैला आंचल की हिंदी को समझने के लिए हाइडेलबर्ग में जब पाठ्यक्रम वो बना रहे थे तो उसमें रखा, तो विश्व स्तर पर मैला आंचल को स्वीकार किया गया। रूस में सबसे पहले अनुवाद हुआ, बल्कि रूस के बारे में तो कहानियां प्रचलित थी कि रूस में रेणु जी के इतने 1000 रूबल जमा हैं, अच्छा लेकिन किसी तकनीकी कारण से कि वो पैसा यहाँ नहीं आ सकता है उनके पास, कि कॉफी हाउस में बैठने वाले लोग मौज बनाए, किसी ने उत्सव मनाए। तो हम लोग को बताया जाता था कि वो सरकार की ये शर्त है कि रेणु जी खुद यहाँ आकर खर्च कर सकते हैं, अच्छा लेकिन ये पैसा जा नहीं सकता है उनके खाते में, वहाँ ये स्थिति थी। तो इटालियन में उसका अनुवाद हुआ। तो इस धीरे धीरे हिंदी का यह स्वरूप, जो जिसको कहें कि लोक भाषा का स्वरूप है, इसको स्वीकृति मिली विश्व स्तर पर, न केवल हिंदी क्षेत्र में या भारतीय भाषाओं में, दुनिया भर में। क्योंकि वहाँ इस हिंदी को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, फिर दूसरी भाषाओं में हुआ, लेकिन हिंदी वालों में एक जो खास तरह की चीड़ थी, जिसका सामना घर के भीतर भी रेणु जी को करना पड़ा, यहाँ भी कम कष्ट उन्होंने नहीं झेला जी। उसका क्या प्रसंग है? उसके भी कई प्रसंग हैं। एक तो रेणु जी के मन में ये भी एक दुविधा की बात, जो कभी हमने भी और लोगों से भी नहीं कही, कभी उनके मन में था कि कई लोगों के मन में था कि ये किताब रेणु जी मुझे समर्पित करेंगे। अच्छा, बड़े लेखक, मैंने उनसे उम्र में ज्यादा के लोग थे जिनके निकट रहते थे। बल्कि अभी हाल में मैं 5-6 महीने पहले कोई एक अध्यापक है हिंदी के, बिहारी ही उत्तर प्रदेश के जुड़ाव है, लेकिन रहते हैं आंध्र में। तो उन्होंने कहीं कहा कि वो रेणु जी ने मैला आंचल का पहला संस्करण जनार्दन प्रसाद झा द्विज को समर्पित किया था, जो कि बिल्कुल झूठ है। अच्छा, किसी को समर्पित उन्होंने किया ही नहीं था। बेनीपुरी जी जनता के संपादक थे, है ना, जिसमें रेणु जी के रिपोर्टाज छपते थे। तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि रेणु मुझे ही समर्पित करेगा। ये तो चर्चा हो गई थी कि रेणु लिख रहे हैं वो उपन्यास, बात फैल गई थी। जेल में सुधांशु जी थे, भागलपुर जेल में, पूर्णिया जिले के थे, जो बाद में अध्यक्ष बने विधानसभा के। तो ये लोग भी एक कद्दावर कांग्रेसी नेता लोग थे, उनके मन में भी कहीं बात थी। ये मैं बिल्कुल पहली बार खोल रहा हूँ आपके साथ।
कि बिहार के जो लोग थे वो जो उनसे उम्र में बड़े थे वो हिंदी में लिख रहे थे, हिंदी के लेखक बन चुके थे तब तक। जी जी जी। उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभिलाषा थी कि वो समर्पित करेंगे। लेकिन उन्होंने किसी को समर्पित नहीं किया। जी। एक भीतर से इस तरह एक पैदा हो गया एक स्वाभिमान उस आदमी की, जो जमीन से उठता है आदमी, खुद संघर्ष करके आगे बढ़ता है ना, तो उसके भी मन में कोई पिछड़ोपन की भावना नहीं रहती कि हम इनके पीछे पीछे रहे। वो एक अपना स्वतंत्र ढंग से काम करता है। अच्छा। तो एक तो जो रेणु की राजनीतिक चेतना थी, समाजवादी चेतना, उसने उनको बल दिया था भीतर से। एक जिनके बीच वो रहते थे उन लोगों की एक ताकत थी, आम जनता की ताकत, कि रेणु ने किसी की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि अब उसी प्रसंग में मैं कह दूंगा, मैलांचल तो छप, जो पहला संस्करण है वो भी मेरे पास है। अच्छा। जो समता प्रकाशन से एक छपा था। समता प्रकाशन कोई एक प्रेस था, समता प्रेस, ये यंग मैन इंस्टीट्यूट है ना पीएमसीएच के सामने, वही था। वो प्रेस को देखा था मैंने। अच्छा। तो वही कंपोज हुआ, वही छपा। जिसके पैसे भी बकाया रह गए थे उसने रख लिया था। बाद में उसकी कॉपी कुछ जो आई, उसकी पहली कॉपी मेरे पास है। उस पहली कॉपी में कोई समर्पण किसी का नहीं है। अच्छा। अब भूमिका उतनी ही छोटी, ये है मैलांचल, मैंने एक पैराग्राफ की भूमिका है। भूमिका भी उन्होंने वही रेणु ने किसी से भूमिका भी नहीं लिखवाई। अच्छा, खुद ही अपनी भूमिका लिखी है। अंत में लोगों ने ये भी सोचा, बेनीपुरी जी के मन में भी था कि तुम, मैं छापता हूँ इसको, जनता में रिपोर्ट था जिसकी, तो मैं मैलांचल की भूमिका लिखूंगा। कहा भी उन्होंने, कह मैं तो इस तरह लिखूंगा कि एकदम लोग मैंने हाथों हाथ ले लेंगे इसको, मेरी भूमिका पढ़कर। कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने किसी को, खुद लिखा, अपनी भूमिका लिख ली। यही नहीं, जब मैलांचल छपने के बाद वो प्रति परिकथा लिखने लगे थे तो अब अंत में बहुत सारे झंझावात आ गए कई तरह के रास्ते में, जीवन में। तो पहले महेंद्रू में रहते थे, पोस्ट ऑफिस के पास, किराए के मकान में। तो वो मकान इसलिए छूटा कि जो मकान मालिक था वो नीचे रहता था, नहीं ऊपर रहता था, ऊपर वाले फ्लोर पर, और नीचे ये लोग रहते थे। तो वो कहीं काम करता था, रात में कोई 12 बजे के आसपास वो शराब पी कर आता था और खूब कूदते सीढ़ी से चढ़ता था, जूता पटकते हुए। अच्छा। और अपना लिखना, ये लिखते थे कोई टेबल कुर्सी लगा कर नहीं, इनकी आदत थी लिखने के लिए लेट करके, तकिया रख करके और लिखते थे। नीचे लेट करके, बिस्तर ही चौकी है या पलंग है तो लेट करके तकिया रख करके लिखते थे। तो आता था 12 बजे रात के, गरजते हुए सीढ़ी पर पैर पटकते, तो नींद इनके मैंने लिखते थे, ये होता था, भंग हो जाता था, क्रम भंग होता था। एक दिन 12, 12:30, 1 बजे ऊपर गए। उस दिन कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी थी इनकी, चले गए। तो दरवाजे पर दस्तक दी, उसने खोला, भाई क्या है? कहा कि मैं पूछने आया हूँ कि दूसरा जूता कब खोलिएगा। अच्छा। क्योंकि उसके बाद मैं सोऊंगा। मैंने जूता, उसकी आवाज नहीं सुनी, चला गया। उस दिन क्या जूता आप कब खोलिएगा? क्योंकि आज जूते की आवाज नहीं आई, तो पूछने आया हूँ खोल लीजिएगा, उसके बाद ही मैं सोने जाऊंगा। वो आदमी इतना लज्जित हुआ कि उस दिन से उसने, लेकिन उन्होंने मकान भी तब छोड़ दिया। और तब तक ये उन दिनों नगर निगम नहीं था, ये क्या था, पटना प्राधिकार हुआ तो बाद में बना है। जी। तो वही ये जो रेंटल जो फ्लैट बन रहे थे सब, तो गोलंबर का फ्लैट वो उनको अलॉट किया। एक शंभुनाथ मिश्रा थे, संगीत के प्रेमी थे, कोई किसी कोई पत्रकार ही थे, उनका परिवार, उनके परिवार में कोई थे जो कारपोरेशन में काम करते थे, उन्होंने रेणु जी के नाम से राजेंद्र नगर वाला दिया। अच्छा। उसमें किया, प्रति परिकथा लिखना यहाँ उन्होंने शुरू किया पटना के उसी फ्लैट में। जी। इसके बाद हाउसिंग का जो था वो, हाउसिंग का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था उन दिनों, इसका नाम पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अच्छा।
उसी की ओर से सब मार्केट वगैरह बना था, गोलंबर वगैरह, जी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था। बाद में नगर निगम हुआ, फिर ये हुआ। अब उनको ये भी चल के अब दूसरा उपन्यास लिख रहे हैं। तो एक आदमी ने, पूर्णिया जिले के ही एक व्यक्ति ने, जो दबंग थे, लोहानीपुर में रहते थे, कुछ लिखने भी लगे थे। अब तो पूर्णिया जिले में तो बहुत सारे लेखक हैं जो हुए अपना। तो उन्होंने एक प्रेस खोला। अच्छा ट्रेडिल प्रेस उन दिनों होता था, ट्रेडिल, जी 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 फट फट की आवाज बहुत होती थी। हम्म। तो ठीक उनके फ्लैट के नीचे जो खाली जगह थी, एक बड़ा सा ना नीचे था, सामान उमान कोई दुकान खुलती थी, उन्होंने ले लिया, उसी में ट्रेडिल प्रेस बैठाया। और उनका प्रेस 12 बजे रात से चलता था। अच्छा रेणु के खाना खाने के बाद ही, आधा घंटे के बाद वो बैठ सो करके लिखना शुरू करते थे। और तब तक इधर प्रेस चालू खट खट करते ही वो सो नहीं सके। ये भी हुआ, यहाँ महीनों तक चला। अंत में छोड़ करके कुछ दिन के लिए वो इलाहाबाद चले गए, सिविल लाइंस में मकान लेकर के लतिका जी के साथ चले गए। इलाहाबाद में जाकर पति पत्रिका उन्होंने पूरी की। अच्छा, वो पूरी हुई इलाहाबाद में जाके? हाँ, अच्छा, सिविल लाइंस में एक मकान। तो ये बाधा एक साहित्यकार जी जी, हाँ, के जीवन में हाँ, कई तरह की बाधाएं हैं। हाँ, कई तरह की बाधाएं। लेकिन हम लौट के आते हैं उनके राजनीतिक तौर पर जो सजग थे जी। तो क्या लगता है कि उनका जो पूरा साहित्य है उस सजगता के चलते और प्रखर हुआ, माने और उसमें तेज आया। जी जी। और वह तेज, वह राजनीतिक जो एक सुचिंतन की बात है, वह आज के मौजूदा दौर के साहित्य में किस तरह देखते हैं? लेखक के साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे जी। रेणु मन से जी। यानी रेणु हिंदी में अकेले लेखक हैं जिन्हें 3 लड़ाइयों में शामिल होने का मौका मिला। नेपाल की 50 की क्रांति राणाशाही के खिलाफ जो हुई जी, उसमें बाजाप्ता सैनिक वेश में रिवाल्वर लटकाए हुए वो मोर्चे पर थे। अच्छा, नेपाली रेडियो का संचालन तो करते ही थे जी, जी। लेकिन वो सशस्त्र, हाँ, सशस्त्र क्रांति जो हुई थी, वो फारबिसगंज में एक स्टूडियो था, फ्रेंड्स स्टूडियो, उसमें उनकी तस्वीर मैंने देखी, एकदम नेताजी सुभाष चंद्र के बेस में वो हैं और रिवाल्वर लटकाए हुए हैं कंधे के पास। वो तस्वीर बहुत दिनों तक थी। और एक परिवार फारबिसगंज में है लोग अभी भी, लेकिन बालकृष्ण गुप्त का परिवार, अच्छा, जो बालकृष्ण गुप्त लोहिया जी के मित्र थे, वो परिवार की समाजवाद, वहीं से उनका राइस मिल था, जगदीश राइस मिल। तो धान जहाँ सुखाया जाता था वहीं से शस्त्र लेकर जहाज उड़ता था, जाता था वहां नेपाल। अच्छा, उस युद्ध में रेणु उसमें शामिल थे। इसके बाद अगस्त क्रांति में पहले वो आए थे 42 में जी, 50 में नेपाल क्रांति और 74 में जेपी क्रांति। तो 3 लड़ाइयों से तो ये राजनीतिक चेतना तो कहीं ना कहीं थी भीतर। और 72 में जो चुनाव लड़े हो तो कहीं ना कहीं जीतने के लिए ही नहीं लड़े। ये सत्ता जो एक सर्वग्रासी सत्ता थी, या एक जो जन विरोधी जो रुख था सत्ता का, उससे एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने वो चुनाव का रास्ता अख्तियार किया था। हम लोग परिणाम जानते थे, 72 में हम लोग गए थे प्रचार करने के लिए। लेकिन हम कहीं पढ़े कि किसी पार्टी ने उस वक्त उनको टिकट नहीं दिया, इसके चलते उनको निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। किसी पार्टी के पास वो गए ही नहीं टिकट मांगने के लिए। अच्छा। उन्होंने तय कर लिया था कि हम, क्योंकि कांग्रेस के जो खड़े थे सरजू मिश्र, ये उनके मित्र थे, क्लास फेलो थे। जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे लखनलाल गुप्ता, वो भी इनके मित्र थे। और ये तो अपने 2 मित्रों के खिलाफ इन्होंने एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी। ये पार्टी से टिकट मांगने ही नहीं, निर्दलीय। अब की इस चुनाव में पार्टी शायद उस वक्त संसोपा थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संसोपा से लखनलाल कपूर थे, कांग्रेस से सरजू मिश्र थे, मित्र थे सही लोग, जेल में भी साथ थे लोग। और उनके खिलाफ एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं, हम इस कांग्रेस सत्ता का विरोध करते हैं, इसमें भ्रष्टाचार है, महंगाई है,
किसानों की समस्या का निदान नहीं है इसके पास। और किसान सभा में तो थे ही वो जी। रेणु जी शुरू से। फारबिस पूर्णिया से पैदल चल करके पटना वो आए थे अच्छा। जुलूस के साथ, 1000 आदमी के साथ। तो कहीं ना कहीं तो चेतना थी उनके भीतर, तो इसलिए वो चुनाव में खड़े हो। किसी के यहाँ ऊपर टिकट मांगने गए ही नहीं। यही नारा था, नाव उनका चुनाव चिन्ह था, अब की इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। अच्छा। यही बैनर था, अब की इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। नाव का चित्र तो नारा भी शायद उन्होंने ही गढ़ा हाँ होगा। वही उन्होंने गढ़ा था। इसलिए अब क्या है कि वो संकल्प या वो जज्बा नहीं है। लेखक है तो अपनी दुनिया में सिमटे हुए हैं, उनका जुड़ाव उस रूप में सक्रिय जुड़ाव नहीं है जनता के बीच। कहीं मैंने रेणु कॉफी हाउस में बैठते थे, धान के खेत में भी जाते थे, कीचड़ में खड़ा होकर के धन रोपनी करवाते थे। कॉफी हाउस का जिक्र किया तो एक सवाल ये कि कौन कौन लोग उस दौर के ऐसे लेखक थे हिंदी पट्टी के जो वहाँ नियमित तौर पर आया करते थे? यहाँ तो अब जैसे कि पत्रकार लोग कई थे उनके जो आते थे, पत्रकार तो आते ही थे, लेकिन लेखकों में आप समझ लें कि नागार्जुन जी आते थे कभी कभी। कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह थे, कलकत्ता से लौटे से थे, वो मार्क्सवादी थे, वो आते थे। और विश्वविद्यालय के लोग जाते थे, हम लोग रहते थे। जुगनू शारदे तो थे ही। लाल धुआं जी आते थे, कम आते थे, इसलिए कि लाल धुआं जी शाम को होते होते ड्रिंक करते थे, बहुत पी लेते थे, ठर्रा पीते थे लाल धुआं जी। अच्छा अच्छा। तो वो मछुआ टोली से लेकर के और जो इलाका है वहां तक वो आते थे कभी कभी दिन में। फिर अंगेज जी आते थे वहाँ, और ये घनश्याम पंकज जी थे, पत्रकार थे। जितेंद्र बाबू नियमित आते थे, जितेंद्र सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया। देवेंद्र बाबू जो समाजवादी थे, राज्यसभा के मेंबर भी हुए थे, देवेंद्र बाबू बोरिंग रोड से आते थे। फिर और नई पीढ़ी के लोग तो सब लोग, आलोक धनवा वगैरह तो आते ही थे सब लोग। ज्ञानेंद्र पति वो कहते जो बनारस में रहते हैं अब, कवि ज्ञानेंद्र पति, वो आते थे। सत्यनारायण जी आते थे, बड़े सिन्हा आते। अच्छा, नए लोगों का काफी झुंड था, वो आते थे सब लोग। एक जगह थी ऐसी जहाँ हाँ सब लोग मिलके विमर्श होता था, केंद्र या अड्डा कह सकते हैं उस तरीके से। तो रेणु जी की कहानियों में स्त्री पात्रों की गहराई और काफी मजबूती दिखाई देती है। क्या वह अपने आगे समय से आगे की सोचने वाले साहित्यकार थे? बिल्कुल। आप देखेंगे कि महिला आंचल की लक्ष्मी है, कबीर पंथ वाली लक्ष्मी। लक्ष्मी के चरित्र को देखेंगे कि उसमें करुणा है और एक खास तरह का आत्मविश्वास भी है। गांव में झगड़े होते हैं, कबीर मठ की सेवा में रहती है लक्ष्मी, कबीर पंथी है ही। तो गांव वालों को इकट्ठा करना, अलग अलग टोले में भाई मनुष्य है, आपस में लोग मिलते जुलते नहीं है, लेकिन जब भंडारा होता है तो उसमें सबको आमंत्रित करती है। और उसका व्यक्तित्व ऐसा है, वो महंत को भी चुनौती देती है, वो जमींदार को भी चुनौती देती है। कबीर जो है ना, कबीरा खड़ा बाजार में तो सब लिए लुकाठी हाथ, एक लुकाठी लेकर, उसका आत्मविश्वास की लुकाठी है लेकर ललकारती है लक्ष्मी सबको। महंत को भी ललकारती है, जमींदार को भी ललकारती है। और प्रशांत के प्रति एक मोह है, स्नेह है उसके प्रति, एक ममता है, मातृत्व का बोध है कि ये गांव की सेवा कर रहा है लड़का। तो एक चरित्र लक्ष्मी का है। मलेरिया और ये सब का जी जिक्र है। हाँ जी। तो ये जो अफवाह जो फैला रहे थे कि दवा कुनैन खाने से लोग मर जाएंगे, तो अब प्रशांत तो इलाज करता है सबका, तो लक्ष्मी खड़ी है उसके पीछे। इसी तरह यानी जो भी पात्र है महिला आंचल की स्त्री पात्र, वो काफी मजबूत है। उनकी कहानियों में भी आप देखेंगे,
चाहे वो हीराबाई है इसकी लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम है ना? काफी मशहूर। हाँ, तो लाल पान की बेगम भी, वो भी बहुत ही, यानी एक गृहिणी का धर्म है उसके भीतर है, और गांव के दूसरे लोग अगर व्यंग करते हैं तो उसका जवाब भी वो देती है। जी। तो ये इस तरह की स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी मर्यादा, इसका हमेशा पालन अपनी कहानियों में रेणु ने किया है। एक और करुणा एक जगह बहुत अधिक है। एक कहानी है संबदिया। संबदिया, जी वो भी कहानी है। हाँ, अद्भुत। जी। तो उसमें एक बड़े घर की बहू है, जो घर में गरीबी आ गई है। अब फटी साड़ी पहने रहती है, घर के बाहर नहीं निकलती हैं, और उनके यहाँ जो काम करने वाला है बहुत दिनों से, उससे कहती है कि हम तो बहुत तकलीफ में हैं, तुम हमारे यहाँ तो कोई खाना खर्चा चल नहीं सकता है, तुम कहीं और देखो। और एक संवाद अपने मायके को भेजती हैं कि अम्मा से जा करके कहना कि हम, वो बात नहीं है, हम बहुत कष्ट में हैं, और सब दुख से एक पत्र लिखती है वो अपनी माँ को, और कहती कि ये तुम पहुंचा देना। तो और उससे कहती भी है कि ये तकलीफ है ये वो, और लिख देती है, कहती है कि ये देख। वो जाता है ले करके, और बहुरिया है, बड़ी बहुरिया, उनकी माँ पूछती है कि सब ठीक है ना घर में? कहते कि हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम अमुक गांव गए थे, लौट रहे थे, तो इस रास्ते से तो समाचार लेने के लिए चले आए। वो पत्र देता नहीं है, और नाश्ता वास्ता भोजन वोजन करता है, और फिर वो कुछ पैसे देती है राह खर्च के लिए, वो लौट आता है। पूछती हैं कि अम्मा ने क्या कहा, तो वो रोने लगता है। कहता कि बड़ी बहुरिया, मैं आपका कोई संवाद नहीं दिया, मुझे आप अपना बेटा समझिए, मैं मेहनत करके कमाऊंगा और आपको मैं खाना खिलाऊंगा। बहुत ही कारुणिक कहानी है। संबदिया, मानी एक जो संवाद लेकर गया है, गांव में कहते हैं संबदिया उसको, ये उसका काम ही रहता है, रिश्तेदारी में जाता है, घूमता है, खाता पीता है अपने। तो कहता कि आप वो भी एकदम डगडगा जाती हैं, रोने लगती हैं। कहता कि नहीं आप रोइए नहीं, मैं हूं ना जिंदा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक चेतना भी, ग्रामीण चेतना कि एक बहुत मामूली आदमी है मामूली आदमी। हाँ, लेकिन उसके मन में भी एक स्वाभिमान है कि मैं इनकी प्रतिष्ठा को कैसे दाव पर वहां लगाऊं, कह दो कि ये बहुत ही हालत खराब हो गई है। ये नहीं करता, बस कहानी खत्म हो जाती है। वाकई बहुत ही मार्मिक और बहुत कारुणिक वो कहानी है। इसी तरह एक कहानी और है, उसमें खुद ही सांप्रदायिक सद्भाव पर वो कहानी है। पटना शहर का ये कि दंगा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम दंगा। अब बहुत तनाव चल रहा है। तनाव के माहौल में लेखक, जो पात्र है उस कहानी का, वो जाता है पटना मार्केट की तरफ। अंजुमन इस्लामिया हॉल में कोई सभा चल रही है, और वो पटना मार्केट के पास एक जूते की दुकान में चप्पल खरीद रहा है। तो हम लोग समझते हैं रेणु ही जी हैं, रेणु खुद है जी। तो वो दुकान में जूता चप्पल देख रहे हैं, एक चप्पल दूसरे जो इस तरह से। इसी में एक 10-11 साल की एक बच्ची है, आती है पीछे से, कहती है कि आपको मम्मी याद कर रही है, अम्मा याद कर रही है, तो बुला रही है। तो मुंह कर देखते हो तो मैंने नकाब में एक महिला, अधेड़ महिला खड़ी है। तो जाते हैं, आदाब वगैरह करते हैं। तो कह रही तुम तो बड़े आदमी हो गए हो। अच्छा। अभी नजर पड़ी तो इसकी नजर पड़ी कि देखो देखो एक मर्द जो है औरत की तरह लंबे बाल किए हुए, इस तरह से वो बच्ची कहती है। देखिए तो पहचान लेती है, नकाब में है। जब जाते हैं सब देखते हैं कि तो फातिमा दी है, कहानी का नाम ही है फातिमा दी।
तो वो आंदोलन के मैंने जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था आज़ादी के बाद, उस समय का मैंने फातिमा जी की कहानी है बीच में। लेकिन जब वो कहती हैं कि तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, सुना है कि अफसाने लिखते हो, तुम्हारी अफसानों पर फिल्में बन रही हैं, बड़े आदमी हो गए हो, तो कहते हैं कि नहीं, झूठ बोलने की आदत को अब पेशा बना लिया है। अच्छा। लेखक नहीं, मैं झूठ बोलने की आदत को अब पेशा बना लिया है। जी। तो अद्भुत कहानी हो गया। फातिमा जी का चरित्र इतना है कि किस तरह सब्जी बाग के पास दंगा होता है और बीच में वो गिर जाती हैं मुस्लिम युवकों के धक्के से। कहते हैं कि नहीं, कोई कोई यहाँ जो दुकानदार है हिंदू, उन पर कुछ हो नहीं सकता, तुम मुझे तुम पहले काट डालो, मारो, मैं मर जाऊंगी, उसके बाद ही तुम दुकान। एक हमने सुना है कि उनका कोई संस्मरण जी अभी तक अप्रकाशित है, क्या उसके बारे में आपको कोई, और वो भी सांप्रदायिक कहीं ऐसा कुछ हुआ था फसाद, और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को उन्होंने लिखा है? एक तो वो लिख रहे थे जी नो मैंस लैंड, जी। नो मैंस लैंड देखो जगह है ना, हाँ, हाँ, इस पर वो कुछ लिख रहे थे, अच्छा, लेकिन वो पूरा नहीं नहीं हुआ। हो पाया। दो उनकी कहानियां जी जो कहीं नहीं छपी थी, उनका जो रचनावली है उसमें भी नहीं, जी। तो उनकी डायरी से मुझे मिली। साक्ष्य का जो अंक निकला है ना, अभी विधान परिषद से जो तो उसमें हमने वो कहानी दी, कहानियों को डाला है। जी। आपको क्या लगता था वो देश दुनिया के किस तरह के साहित्यकारों से प्रभावित लगते थे? शरद चंद्र को बहुत मानते थे। अच्छा, शरद चंद्र को। जी जी जी। और मुझे लगता है कि शरद चंद्र का जो पक्ष है वो रेणु के भीतर है। अच्छा, बल्कि शरद चंद्र की जो कथा चेतना है वो रेणु के भीतर अवतरित हुई है। इसीलिए स्त्रियों के प्रति वो जो शरद चंद्र का जो भाव था, बल्कि शरद चंद्र ने वेश्याओं का एक संगठन बनाया था हावड़ा में। अच्छा। वो हावड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे शरद चंद्र, और वेश्याओं का, और रविन्द्रनाथ टैगोर से उद्घाटन करने के लिए गए, निमंत्रित किया, वो गए थे। अच्छा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले तो स्वीकार किया, लेकिन जब मालूम हुआ उनके आसपास के लोगों को, तो मना कर दिया। वो नहीं गए। अच्छा। शरद चंद्र का प्रभाव बहुत था रेणु जी पर। और उन्हें एक प्रसंग भी सुनाया था हमको, अच्छा, वो क्या था? कि जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, 9वीं 10वीं में, तो शरद चंद्र की कहानियां उन्होंने पढ़ी थी, और घर से भागकर वो कलकत्ता चले गए शरद चंद्र का घर खोजने के लिए। अच्छा। हावड़ा, ये प्रसंग कहीं नहीं आया है। हाँ, 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 हाँ। तो हावड़ा, मालूम है कि हावड़ा में घर है उनका शरद चंद्र का। जी। तो सुबह सुबह जब बंगला शुरू से पढ़ते थे, लिखते, तो वहाँ पूर्णिया जिले में तो बंगाली लोग थे। हाँ, उसका प्रभाव है उस इलाके में। हाँ, है पूरा। जी। तो शरद चंद्र का घर खोजते, जाकर पूछा उन्होंने कि शरद चंद्र का घर किधर है। देखा कि एक नौजवान, वही किशोर किशोर, है। हाँ। लड़का पूछा, देखने में खूबसूरत थी, अपना नीचे ऊपर देखते रहे, 1-2 मिनट तक ऐसे देखते रहे। पूछा कि कहाँ से आया हो। भागो, बर्बाद हो जाओगे। अरे बर्बाद हो जाओगे, शरद चंद्र के पीछे जाओगे तो ये, यानी अब उनका घर मिला कि नहीं मिला, ये बिल्कुल कि इतना डांटा उस आदमी ने कि डर गए। अब किस कारण उन्होंने तो, क्योंकि उस समय तक संभ्रांत घरों में शरद चंद्र की किताब पहुंचती थी, शरद चंद्र का प्रवेश नहीं था। प्रवेश नहीं। महिलाएं छुप छुप कर उनकी किताब पढ़ती थी बंगाल में। लेकिन उनका विश्वास, अब भद्र बंगाली लोगों का विश्वास था कि परिवार बिगड़ जाएगा, विघटन हो जाएगा। इसीलिए उस बुजुर्ग ने डांटा, और इतना डांटा कि फिर वो घर तो मिला या नहीं, इसमें लौट आए। कहा कि हम लौट आए फिर। अच्छा, मिले नहीं सर, मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात नहीं हो पाई। जी जी। घूमते घूमते रहे, अपना चलते, फिर लौट आए, उन तक पहुंचे नहीं शरद चंद्र तक। क्या लगता है अगर आज हम सबके बीच रेणु जी होते तो वो किस, आज हमारे समाज के किस मसले को वो अपने साहित्य के केंद्र में रखते हैं? देखिए, एक तो आज़ादी के प्रति उनमें बहुत ही गहरा भाव था, स्वतंत्रता। तो जहाँ ये
स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, इसको लेकर वो चिंतित थे कि आजादी की लड़ाई जिस जज्बे के साथ लड़ी गई, जो बलिदान लोगों ने दिया, गांधी जी का जो सपना, जवाहरलाल जी को मानते थे। जवाहरलाल जी की एक तस्वीर अंतम तक टंगी रही उनके ड्राइंग रूम में। हाँ, कहते कि जवाहरलाल अगर राजनीति में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो बड़े लेखक होते हो। तो जवाहरलाल जी की और रामकृष्ण परमहंस की भी एक तस्वीर उनके कमरे में थी। ये दोनों तस्वीरें बराबर रही। तो आजादी के जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को लेकर के उनके भीतर एक बहुत ही हाँ कि क्या इसी के लिए इतनी यातना सही लोगों ने, जो जिस तरह से ये सब विघटन हो रहा था, इसको लेकर के बहुत इमरजेंसी का विरोध इसलिए उन्होंने किया कि भाई ये बिल्कुल अस्तित्व ही, मैंने आदमी की जो स्वतंत्रता की जो चाहत है वो खत्म हो गई इसमें। और मुझे याद है कि जब इमरजेंसी लगी तो अज्ञे जी दिल्ली से आए थे। मुलगांवकर थे ना स्टेट्समैन के संपादक जी। एक स्टेटमेंट इन लोगों ने जारी किया था जिस पर दस्तखत था लेखकों और पत्रकारों के जी। तो मुलगांवकर से दस्तखत करा करके आए थे अज्ञे जी, सीधे आए एयरपोर्ट और रेणु जी से मिलने गए। खबर हम लोगों को थी, हम गए थे अज्ञे जी को लेने के लिए एयरपोर्ट। जितेंद्र बाबू भी थे। अच्छा। और हम लोग उस भर्ती थे अस्पताल में, अस्पताल गए पीएमसीएच में अज्ञे जी को लेकर। अज्ञे जी बैठे रहे बहुत देर तक, बातचीत होती रही, लोग बैठे हम लोग। फिर उन्होंने उस कागज पर दस्तखत किया। तो अज्ञे के मन में भी, अज्ञे भी स्वतंत्रता के पक्षधर बहुत थे, चाहे वो राष्ट्र देश की स्वतंत्रता हो, समाज की स्वतंत्रता हो या व्यक्ति की स्वतंत्रता हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी वो मानते थे जी। अजय बाबू, आपने अच्छा याद दिलाया। ये 1973 वगैरह का समय था। हम लोग बम्बई गए थे, एक लेखक सम्मेलन था वहाँ। अच्छा। सम्मेलन के पीछे डॉक्टर धर्मवीर भारती और कमलेश्वर जी दोनों का सहयोग था। और आयोजक थे वहीं के एक युवा लेखक, हम लोग के मित्र ही थे। और देश भर के अधिकांश युवा जो लेखक थे उसमें आए थे। नई पीढ़ी, बीच की पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी। पुरानी पीढ़ी से जैनेन्द्र कुमार भी थे। अच्छा। और भारती जी तो थे ही वहाँ, कमलेश्वर जी थे, सारे लोग थे। इसके बाद बहुत गर्मा गर्म बहस चली, कहानी का पाठ भी हुआ, कहानियों पर बातचीत हो रही थी। और वो दौर ऐसा था कि जो एक आक्रामक युवा पीढ़ी हिंदी में आ गई थी, जो प्रतिष्ठित संपादकों और बड़े लेखकों पर हमलावर थी, काफी उग्र थी। भारती जी पर नई पीढ़ी ने आक्रमण किया कि आप धन्ना सेठों के हाथ जो बिके हुए हैं, जो पत्रिका निकल रही है धर्मयुग, एक बड़े घराने की पत्रिका है, उसके संपादक हैं। और ये बहुत इस तरह की। तो भारती जी की बात याद है कि जब वो बोलने आए तो उन्होंने कहा कि रेणु जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग मित्र हैं, कमलेश्वर जी हैं, सब लोग। रूसी क्रांति हो गई, सफल हो गई थी जी। और लेनिन को मॉस्को आना था। तो जार की रेलगाड़ी में बैठकर वो आए। आप कह सकते कि जार के खिलाफ ही वो लड़ाई हुई थी, क्रांति जी। लेकिन उसी के साधन का उपयोग उन्होंने किया। तो क्या लेनिन ने गलत किया? ये अभी तक मुझको याद है, भारती जी ने अपने बचाव में कहा था। रेणु जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो
अभिव्यक्ति का संकट, ये दौर चल रहा था उसमें कि अभिव्यक्ति का संकट है। रेणु जी ने कहा कि भाई मुझे तो अभिव्यक्ति का संकट कभी किसी दौर में नहीं लगा, क्योंकि लेखक की एक अपनी दुनिया होती है, अपने भीतर वो जीता है और निर्द्वंद वो जीता है। वो किसी बाह्य सत्ता किसी का, वो लिखते समय कुछ स्वीकार नहीं करता उसको जी। और उस संकट में भी रास्ता निकल आता है। इस पर एक कहानी उन्होंने सुनाई जी। कहा कि एक वैष्णव साधु थे, वो गए थे कहीं शिष्यों के साथ, 4-5 शिष्य उनके साथ थे और वो लौट रहे थे कथावाचन करके, कहीं प्रवचन करके। 2-4 शिष्य थे उनके साथ, काफी सामान था, लोग दान देते हैं, दान दक्षिणा के सामान उनके साथ थे। रास्ते में रात हो गई, लौटते लौटते आस्ते पर, तो रास्ते में ही चोरों ने घेर लिया और बहुत पिटाई की। और बाकी जो दो तो एक शिष्य उसमें थोड़ा जिसको कम चोट लगी थी, बाकी तो गिर गए। वो दौड़ता हुआ आया आश्रम में और साथियों को सूचना देने और उनको गुरु जी को लाने के लिए। तो दौड़ता हुआ आया और लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्यों भागे आ रहे हो? तो कहा कि अब उसके सामने एक संकट आ गया, क्या कहे जी। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में काटना नहीं कहा जा सकता है, काटना, पीटना, खून खराबा, ये उसका उच्चारण भी वर्जित है। जी। है ना? सब्जी काटी जाती है तो उसको कहा जाता है कि अमनिया कर दो, जी। अमनिया कर दो। हाँ। तो 1-2 मिनट वो संशय में रहा कि क्या कहे। जी। तो उसने कहा कि चोरों ने गुरु जी को अमनिया कर दिया है। चोरों ने गुरु जी को अमनिया कर दिया है। जी। तो लोग समझ गए मार काट सिर पूरा। हाँ, तो अब अमनिया शब्द तो इसके लिए है नहीं। हाँ। तो संकट में भी अभिव्यक्ति आ गई। जी। वो शब्द है नहीं उसके लिए। हाँ, उसके लेकिन लिए लोग समझ गए। हाँ। तो लेखक के सामने भी अभिव्यक्ति संकट के समय भी होते इसी तरह होती है जी। कि अर्थ पहुंच जाता है जहां पहुंचाना चाहते हैं। जी। है ना? जी। जी। तो कभी उन्होंने कहा कि संकट होता ही नहीं है अगर उसका स्वरूप बदल के और लोग अगर समझ जाते हैं इस चीज को। तो महिला आंचल की भाषा में कोई शब्द आ गया लेकिन उस तथ्य को उस लोग भाव को समझ गए तो समझ गए संकट नहीं है कहीं भाषा का। जी। जी। ये कहा कि भाषा का संकट नहीं। कहा कि अगर हम लिखते हैं एक लेखक के रूप में तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, आप वास्तविक लेखन और विज्ञापनबाजी दोनों का अंतर भी समझिए। भाषण में उन्होंने कहा। अच्छा। हाँ, वही बॉम्बे के भाषण। हाँ, वही उसी भाषण में कहा कि फिर इस पर एक कहानी उन्होंने कही। कहा कि जो लेखन हो रहा है वो किस तरह का लेखन है। इस पर एक कहानी कही कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो उन दिनों के पंचांग आता था, बनारस से छपता था पंचांग, और पंचांग के पिछले पृष्ठ पर कोई कहानी रहती थी। कोई कहानी रहती थी और उस कहानी के आकर्षण भी लोग खरीदते थे। पंचांग, घर घर पंचांग, कौन तिथि किस दिन पड़ रही है, कौन लग्न शुरू हो रहा है, सब क्या सब रखते हैं गांव में लोग पंचांग। तो मेरे घर में भी एक पंचांग था, पिताजी मेरे थे, रखते थे। तो उसमें एक कहानी थी कि एक गांव के बड़े जमींदार थे, उनको एक लड़की थी, बेटी पढ़ती थी, बहुत सुंदर थी। उसका एक युवक के साथ प्रेम हो गया। धीरे धीरे बात गांव में फैलने लगी, गांव से इलाके में फैलने लगी, रिश्तेदारों तक बात गई। तो लोगों ने कहा कि भाई विवाह करा दिया जाए। तो उनके पिता के पास प्रस्ताव आया कि इतनी बदनामी हो रही है इलाके में, लोगों, आप विवाह करा दीजिए। जी। तो
पिता ने कहा कि नहीं, लड़का तो दूसरी जाति का है, तो विवाह कैसे हो सकता है? जी। तो तैयार नहीं, रिश्तेदार लोग भी थक गए। अंत में उनके मामा आए, लड़की के मामा जो थे, लड़की के मामा कुछ समझदार शिक्षक थे कहीं, आए, कहा कि ये बताइए, आप जिद पकड़े हुए हैं, आप लड़की को आप बहुत मानते हैं कन्या, और बात गांव ही नहीं, गांव इलाके में फैल गई है कि दोनों प्रेम कर रहे हैं, तो उनका जीवन सुखी रहेगा, आप करा दीजिए विवाह। कहा कि ये काम तो नहीं हो सकता मुझसे, मेरे जब तक मैं जिंदा रहूंगा नहीं मैं स्वीकार करूंगा। तो मामा कुछ पढ़े लिखे थे, तर्क करने वाले थे, उनका कहा, बताइए कि इस इलाके में पहला ट्रैक्टर किसने खरीदा? अच्छा। कहा कि मैंने खरीदा। पहला ट्रैक्टर मैं नहीं खरीदा, मेरा खेत जोता जाने लगा ट्रैक्टर से, अच्छी बात है। जब पहली बंदूक किसने खरीदी इस पूरे गांव में, इस इलाके में? कहा कि मैंने खरीदी। अच्छा, पहली मोटर गाड़ी किसने खरीदी? कहा कि मैंने खरीदी। इस तरह करते कहा कि तो क्यों नहीं पहली बार आपकी लड़की भी दूसरी जाति के लड़के से विवाह करे? जब सब बड़े काम आपने खुद किया तो ये भी एक उदाहरण रहेगा। चुप हो गए इस पर, तो तर्क से तो परास्त कर दिया। पहला ट्रैक्टर आपके खेत में चला, आपने खरीदा, पहली बंदूक आपने खरीदी, पहली मोटर गाड़ी आपने खरीदी, तो क्या है कि आपकी लड़की भी पहली बार प्रेम विवाह करे जी, प्रेम विवाह करने वाली पहली लड़की होगी, इसमें भी आप करना। तो बात उनके दिमाग में बैठ गई, चलो मान गए, मान गए। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद विवाह की तारीख तय हो गई, बारात आई उस तारीख को, सज धज कर बारात आई, बहुत उत्साह था, गांव भर के लोग जमा हुए। इसके बाद बारात दरवाजे लगी, परीक्षावन हुआ, फिर विवाह के लिए मंडप भीतर लोग गए, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी, सब विवाह पंडित बैठ मंत्रोच्चार होने लगा। इसी बीच लड़की का मामा वो आया भीतर, किसी से कुछ बात करके, जहाँ महिलाएं बैठी गया थोड़ी देर के लिए, कहा कि रुक जाइए आप लोग। क्या हो गया? अब गीत गाना जो हो रहा था औरतों का बंद हो गया। तो कहा नहीं कुछ नहीं, वो इसी वो होता है ना कि उपवास वगैरह करती हैं सब, व्रत शादी के लिए उपवास करना पड़ता है, वो यार बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, वो सब उसको लेटाए हुए चली गई। आधा घंटा इंतजार करने लगे, किसी कोई बात नहीं थी। 15-20 मिनट के बाद आधा घंटा वो आया मामा, कहा ठीक है, स्त्रियां गीत गाने लगी हैं सब। तो ये लगा लिखा हुआ था, एक पैराग्राफ बचा, पढ़ते पढ़ते कहानी में अंत में था, नहीं क्या जरूर ये वर वालों की तरफ से कोई झंझट हो गया होगा खाने पीने को लेकर के दे, और या लड़के का कोई रिश्तेदार होगा जो रुठ गया होगा, इसीलिए सब बंद हो गया है। तो अंतिम पैराग्राफ जो बचा था, 1-2 वाक्य, तो उसमें आया, तो मामा आया तो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, उसमें मतलब लड़की की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, और मैंने पूछा तो वो उसको थोड़ा चक्कर आ गया था, वो अब ठीक हो गई, सब लोग आ रही हैं। तो पूरी कहानी जो थी यहाँ से वो विज्ञापन है, है ना? तो विज्ञापन का कहाँ किस रूप में इस्तेमाल हो सकता है? तो कोई साहित्यकार अपने लेखन को कहाँ तक साहित्य और कहाँ तक विज्ञापन मानेगा, इसकी भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह हुआ, कितनी बाधाएं आई, क्या हुआ, और सब पार करते डाबर की तरफ। तो कहानीकार को भी, लेखक को भी सतर्क होना पड़ेगा कि कहाँ हम विज्ञापन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और कहाँ सही साहित्य है। एक अंतिम सवाल ये कि आपके व्यक्तिगत अनुभव से क्या लगता है, रेणु जी की कोई बात, कोई आदत या लेखन दृष्टि जो आज भी आपके साथ है और आपको प्रभावित करती है, उनकी कौन सी ऐसी बात जो आपको लगता है कि वो
आप में समाहित है, आप उसको हाँ, अ, वो बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे। जी, ये अज्ञेय जी भी मैंने देखा, अज्ञेय जी में भी यही बात थी। तो इसलिए दोनों को का प्रभाव मेरे को रोनी जी का ज्यादा है, क्योंकि वो हमेशा साथ रहना था, बोलते। तो मुझ में भी सुनने की बहुत शक्ति है, मैं लोगों को सुनता ज्यादा हूँ, जी, और जहाँ जरूरत होती है वहीं बोलता हूँ। अज्ञेय जी के साथ मैं उनकी गाड़ी में बैठ करके राजगीर गया था, जब पहली यात्रा में वो आए थे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे नोटबुक पर लिखा था, उन्होंने कहा कि कुछ लिख दीजिए आप। तो उन्होंने लिखा, अभी तक याद है मुझको, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। अरे मंगनी के मंगनी के सुख साज से। सुख साज से। जी, आप कोई सुख समृद्धि आप मांग कर लीजिए, उससे अच्छा कि ठाठ फकीरी में ही रहिए। रहिए। जीवन भर ये ने इसको निभाया, हम्म, यही लिखा। अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, एक ऐसा सांचा बने जिसमें कुंठा रहित मनुष्य पैदा हो। एक सांचा ऐसा रहे कि कुंठा से खाली, कोई कुंठा ना हो मन में, ऐसी कुंठा रहित सांचे ढले समाज से, ऐसी अच्छी अपनी ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। अच्छी अपनी ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से, मंगनी के सुख साज से। तो अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से। जी, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपनी ठाठ फकीरी मंगनी के सुख, अच्छी अपनी ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। तो ये रेणु के भी जीवन में भी था। तभी ना जेपी पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने, पद्मश्री लौटा दी। जी, बिहार सरकार का वजीफा मिलता था राष्ट्रभाषा परिषद, उसको लौटा दिया, और अपना कुर्ता पजामा, एक स्वाभिमान स्वाभिमान था। व्यक्ति थे। बहुत आभार सर आपका। आज हम लोगों ने चर्चा की फणीश्वर नाथ रेणु जी पर, और उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम हम लोगों ने किया, प्रभात खबर के खास कार्यक्रम समय से संवाद के तहत। हम फिर हाजिर होंगे किन्हीं नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक दीजिए हमें अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।